नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं कि इससे जो पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था तो वो इनपुट डिवाइसेस पे वीडियो था। तो उसमें कुछ ऐसे इनपुट डिवाइसेस थे जो छूट गए थे, कुछ क्या अक्सर करके ज़्यादा ही छूट गए थे क्योंकि वो वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका था। इस वजह से मैंने उस वीडियो में सारा का सारा ऐड नहीं किया था। इसी वजह से मैंने वीडियो नंबर 4 का बी पार्ट बनाया है। तो फ्रेंड्स, इसमें बात करते हैं कि क्या है। सबसे पहले तो मैं बता देता हूं कि मैंने पहले वाले वीडियो में कीबोर्ड और माउस के बारे में बताया था, जिसमें वायर्ड और वायरलेस दोनों तरीके के कीबोर्ड्स और माउस के बारे में बताया था कि किस तरीके से वायर्ड कीबोर्ड काम करता है और किस तरीके का होता है, और उसी तरीके से माउस भी रहता है कि फ्रेंड्स अगर तार का यूज नहीं करना है लेकिन माउस अलग रखा रखा चलता रहता है तो कैसे चलता है, क्या होता है, सारा का सारा मैंने उसके बारे में डीपली डिटेल बताया था। फ्रेंड्स, उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि अगर आपको अच्छे से इनपुट डिवाइसेस के बारे में जानना है तो फ्रेंड्स आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में सबसे पहले आपको बताता हूं जॉयस्टिक के बारे में। जॉयस्टिक क्या होता है तो फ्रेंड्स देख लीजिएगा आप। यह डिवाइस वीडियो गेम्स खेलने के काम में आने वाला इनपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग बच्चों द्वारा कंप्यूटर पर खेल खेलने के लिए किया जाता है क्योंकि यह बच्चों को कंप्यूटर सिखाने का आसान तरीका है। फ्रेंड्स, इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा। मैं इसके बारे में आपको अच्छे से बताने वाला हूं क्योंकि यह बच्चों को कंप्यूटर सिखाने का आसान तरीका है। इस पर भी मैं डिस्कस करूंगा, पहले इसे कंप्लीट कर लेता हूं। वैसे तो कंप्यूटर के सारे खेल कीबोर्ड द्वारा खेले जा सकते हैं, परंतु कुछ तेज़ गति से खेले जाते हैं। उन खेलों में बच्चे अपने आप को सुविधाजनक महसूस नहीं करते, इसलिए जॉयस्टिक का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स अब आपको बता देता हूँ जो हमारे गेम्स होते हैं, लाइक अस मान लीजिए आप पबजी ले लेते हैं गेम को। तो पबजी में मेरा जो यूज़र होता है, यानी जो हम खुद होते हैं, उस स्क्रीन में हमें अपने आप को आगे पीछे दाएं बाएं हर साइड में मूव करना होता है। तो फ्रेंड्स जब हम मूव करते हैं तो हम अपनी उंगलियों से जल्दी जल्दी उसे मूव करते हैं, लेकिन कुछ जल्दी से नहीं हो पाता है। हम चाहते हैं कि और ज़्यादा फास्ट वो मूव करे, लेकिन फ्रेंड्स नहीं मूव कर पाते हैं। तो उसके लिए इस जॉयस्टिक का आविष्कार किया गया है कि हम अपने यूज़र को ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ गति प्रदान कर सकें। अब फ्रेंड्स आते हैं जो हमने अंडरलाइन किया था, क्योंकि अब बच्चों को कंप्यूटर सिखाने का आसान तरीका है। फ्रेंड्स ये क्या तरीका है? कंप्यूटर सिखाने का आसान तरीका गेम खेलना हो गया? कैसे हो जाता है मैं बताता हूँ आपको। फ्रेंड्स जब हम कोई मूवी देखते हैं, 3 घंटे की मूवी को हम एक बार देखते हैं और 3 दिन के बाद में भी अगर मुझसे कोई पूछे कि आपने मूवी देखी थी, कैसी थी, तो हम अपने अंदर इतनी कैपेसिटी रखते हैं कि वो 3 घंटे की मूवी में पूरी की पूरी उसे बिल्कुल मिस किए बिना मैं बता सकता हूँ कि कैसी थी मूवी, और पूरे के पूरे सीन में उसे बता सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वो मैंने मूवी देखी थी। लेकिन फ्रेंड्स अगर वही कोई डेफिनेशन हम 4 घंटे तक बैठ करके रटते हैं और कोई 2 घंटे बाद हमसे पूछ देता है कि डेफिनेशन सुनाओ, तो फ्रेंड्स हम डेफिनेशन नहीं सुना पाते हैं, कहीं ना कहीं मिस कर जाते हैं। तो फ्रेंड्स जब ये चीज़ देखी गई तो इस चीज़ को देखते हुए कंप्यूटर को शिक्षा के क्षेत्र में लाया गया, और कंप्यूटर से जब पढ़ाया जाता है तो ऐसा लगता है कि बच्चे 99% ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। तो फ्रेंड्स इस लाइन का सिर्फ इतना ही मतलब था। अब मैं आपको दिखाता हूँ जॉयस्टिक। फ्रेंड्स ये है जॉयस्टिक का हैंडल और ये है जॉयस्टिक का स्टैंड। फ्रेंड्स इसमें भी कुछ बटन दिए हुए हैं लेकिन इनका ज़्यादा यूज नहीं होता है। फ्रेंड्स इस जॉयस्टिक के हैंडल का यूज बहुत ज़्यादा होता है। इसी को हैंडल को पकड़ करके हम मूव करते हैं, हर एक दिशा में इसे हम मूव करते हैं, जिससे कि मेरा यूज़र कंट्रोल होता है और यूज़र आगे पीछे दाएं बाएं इस तरीके से मेरा चलता है। और फ्रेंड्स ये चीज़ आप देख रहे होंगे, ये यहाँ से अगर इसे हम ब्रेक कर देते तो यहाँ से ही ये जो हमारा जॉयस्टिक है ये मूव करता है, बाकी ये स्टैंड पे रखा रहता है, इसे कहीं भी ले जाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं, दूसरी डिवाइस के बारे में जानते हैं। दूसरी डिवाइस है ट्रैक बॉल। फ्रेंड्स ये ट्रैक बॉल डिवाइस क्या होती है मैं आपके बताता हूँ इसके बारे में। पहले देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन, उसके बाद में डिटेल से मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो डेफिनेशन क्या है? ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है जो माउस की तरह कार्य करता है। फ्रेंड्स अगर बात की जाए पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस, तो पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस उन डिवाइसेस को कहते हैं जिनमें एक पॉइंट रहता है। जैसा कि फ्रेंड्स हमारा माउस होता है, तो माउस को हम मूव करते हैं तो उसमें एक कर्सर रहता है, उसे पॉइंट बोल सकते हैं, हम कर्सर बोल सकते हैं, तो वो मेरा मूव करता रहता है। सेम उसी तरीके से ट्रैक बॉल में होता है, इसमें भी एक मूव होता है जो कि एक
कर्सर रहता है, या एरो बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, पॉइंट बोल सकते हैं, वो मूव करता रहता है, जो माउस की तरह कार्य करती है। इसमें एक उभरी हुई गेंद होती है तथा कुछ बटन होते हैं। सामान्यतः पकड़ते समय गेंद पर आपका अंगूठा होता है तथा आपकी उंगलियां उसके बटन पर होती हैं। स्क्रीन पर पॉइंटर को घुमाने के लिए अंगूठा से उस गेंद को घुमाते हैं और ट्रैक बॉल को माउस की तरह घुमाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह अपेक्षाकृत कम जगह घेरता है। इसका प्रयोग लैपटॉप, मोबाइल तथा रिमोट में किया जाता है। फ्रेंड्स, इसमें बताया गया है कि कम जगह लेता है। ये क्यों लेता है? क्योंकि फ्रेंड्स हम माउस को मूव करते रहते हैं कर्सर को घुमाने के लिए, लेकिन फ्रेंड्स इसे हम मूव नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें जो कर्सर हमारा घूमता है वो पॉइंटर को घुमाने से घूमता है, जो कि मेरी एक बॉल लगी रहती है ऊपर, उस बॉल को। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसका इमेज। ये है फ्रेंड्स इसका इमेज, बिल्कुल माउस के तरह है, लेकिन फ्रेंड्स जो इसमें ये बॉल दी हुई है, हमें सिर्फ ये बॉल मूव करानी पड़ती है और कुछ बटन्स होते हैं, जैसे कि एक ये बटन लगा हुआ है, एक दूसरी साइड में भी लगा रहता है, और किसी किसी में कई बटन भी होते हैं और किसी में नहीं भी होते हैं। तो फ्रेंड्स ये काम रहता है हमारा। अब बात करते हैं कि इसका यूज होता कहाँ होगा आखिर। तो फ्रेंड्स अगर आपने कभी भी अल्ट्रासाउंड रूम में गए होंगे आप, तो अल्ट्रासाउंड की जो मशीन रहती है उसमें इसका यूज किया जाता है, और भी कई जगह पे यूज किया जाता है, लेकिन जो हम लोग जानते हैं उसमें अल्ट्रासाउंड में इसका यूज किया जाता है। और इसको पॉइंटर को मूव करने के लिए, जूम इन जूम आउट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। आगे हमारी अगली डिवाइस है लाइट पेन। जानते हैं लाइट पेन के बारे में। तो लाइट पेन का प्रयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर कोई चित्र या ग्राफिक बनाने में किया जाता है। लाइट पेन एक प्रकाश संवेदनशील कलम की तरह युक्त होती है, अतः लाइट पेन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के चयन के लिए होता है। फ्रेंड्स ये लाइन को अंडरलाइन कर लेते हैं। अतः लाइट पेन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के चयन के लिए होता है। इसके बारे में बताऊंगा। लाइट पेन की सहायता से बनाया गया कोई भी ग्राफिक्स कंप्यूटर पर संग्रहित किया जा सकता है तथा आवश्यकता अनुसार इसमें सुधार किया जा सकता है। फ्रेंड्स पहले देख लेते हैं इसका इमेज। ये है मेरा लाइट पेन। फ्रेंड्स इसमें ये वायर लगा हुआ है, आप इसे देख सकते हैं, ये वायर लगा हुआ है और ये पेन है। फ्रेंड्स अगर हम इसे अलग कर देते हैं यहाँ से, तो वायर अलग हो जाता है और पेन अलग हो जाता है। तो फ्रेंड्स जिस तरीके से पिछले वीडियो में आपने माउस देखा था, उसी तरीके से इसका भी सिस्टम है कि वायर्ड भी होता है और नॉन वायर्ड भी होता है। अब जानते हैं इसके बारे में, जो अंडरलाइन किया था। अतः लाइट पेन का प्रयोग ऑब्जेक्ट चयन के लिए होता है। फ्रेंड्स जिस तरीके से माउस का कर्सर हम ले जा करके किसी को ओके करते हैं, क्लिक करते हैं या सेलेक्ट करते हैं, सेम उसी तरीके से लाइट पेन का यूज होता है, सेम उसी तरीके से। इसका फ्रेंड्स आपने यूज कहाँ देखा है, मैं आपको बताता हूँ। आपने अगर कभी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया है तो आपने देखा होगा कि जो आपके सिग्नेचर करवाते हैं वो एक अलग तरीके का पैड रहता है और उस पर एक पेन दे देते हैं और उस पर कहते हैं अपना सिग्नेचर कर दो। फ्रेंड्स उस पर सिग्नेचर तो कर देते हैं, लेकिन मेरा सिग्नेचर वहाँ दिखता तो है ही नहीं, वो डायरेक्ट कंप्यूटर स्क्रीन पर चला जाता है। और फ्रेंड्स इसका यूज अगर देखा जाए तो एडवांस टेक्नोलॉजी जो एजुकेशन की है उसमें भी यूज किया जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स हमने अभी तक अगर देखा होगा तो रजिस्टर पेन पे ले जा करके लिख लेते हैं, टीचर होता है चाक बोर्ड पे पढ़ा देता है, बहुत ज़्यादा मार्कर बोर्ड पे पढ़ा देता है, और अगर बहुत ही ज़्यादा हम हाई में जाते हैं तो प्रोजेक्टर पे पढ़ा देता है। लेकिन फ्रेंड्स इसका यूज इससे भी आगे जा करके होता है, जो कि होता है कि स्टार बोर्ड जो कंप्यूटर से ऐड रहता है, और जिस तरीके से हम पीपीटी से पढ़ते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से, सेम उसी तरीके से ये पढ़ाता है। बस इसमें और उसमें इतना सा ही अंतर रहता है कि हम पीपीटी बना करके उसके बाद में पढ़ाते हैं, लेकिन फ्रेंड्स इसमें हमें सिर्फ एक नॉर्मल पीपीटी ओपन करके रख लेना है जो कि पूरी ब्लैंक होगी, और हम इस पेन की सहायता से उस पर लिखते रहेंगे और स्लाइड्स हमारी सेव होती रहेंगी। एक पेज ओवर हो जाने के बाद में न्यू पेज सेलेक्ट कर लेंगे, वो उसी में ऐड होता रहेगा, और फ्रेंड्स जो हमारा पढ़ाया हुआ रहेगा वो हमेशा हमेशा के लिए कंप्यूटर में हम उसे फाइल को सेव कर सकते हैं। चाहे आप उसे पीडीएफ में सेव कर लें या वर्ड फाइल में सेव कर लें या फिर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में सेव कर लें, किसी में भी आप सेव कर सकते हैं, और उसका कभी भी हम यूज कर सकते हैं, फिर से कभी भी देख सकते हैं। लेकिन बोर्ड पे पढ़ाया हुआ एक बार लिख दिया और दूसरी बार इरेज कर दिया, फिर दोबारा वो नहीं आता, और अगर हमें चाहिए तो हमें दोबारा लिखना पड़ता है। लेकिन फ्रेंड्स इसमें ऐसा नहीं होता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अगला है टच स्क्रीन। बात आती है जब टच स्क्रीन की कि ये कि इनपुट डिवाइस है, तो फ्रेंड्स थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि आखिर क्या है ये। कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, जो आपके हाथ में फ़ोन है वही फ़ोन आपका टच स्क्रीन है, और उसमें जो स्क्रीन लगी हुई है उसे हम एक इनपुट डिवाइस की तरह यूज करते हैं और उसी को टच स्क्रीन बोलते हैं। डेफिनेशन जानते हैं इसकी।
टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस है। इसमें एक प्रकार की डिस्प्ले होती है जिसकी सहायता से यूजर किसी भी पॉइंटिंग डिवाइस की बजाय अपनी उंगली को स्थिर कर स्क्रीन पर मेनू या किसी ऑब्जेक्ट का चयन करता है। यानी फ्रेंड्स, जिस तरीके से माउस का कर्सर घूमता है उसी तरीके से हम अपनी उंगली घुमाते हैं और वही मेरा कर्सर का काम करती है। किसी यूजर को कंप्यूटर की बहुत अधिक जानकारी ना हो तो भी इसे सरलता से प्रयोग किया जा सकता है। फ्रेंड्स, इसे अंडरलाइन करते हैं। टच स्क्रीन का प्रयोग आजकल रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल, शॉपिंग मॉल या एटीएम इत्यादि में होने लगा है। फ्रेंड्स, ये तो आपने देखा ही होगा कि रेलवे स्टेशन पे गए, पहले तो हम टिकट काउंटर से बुक करते थे, अब कुछ नहीं है, मशीन में पैसे डालना है, डेस्टिनेशन अपनी सेलेक्ट करनी है और जो भी पैसा होगा वो काट लेगा, बाकी मेरा पैसा रिटर्न कर देगा और टिकट भी मिल जाता है हमें। सेम उसी तरीके से शॉपिंग मॉल में भी होता है। कार्ड लगाया, अपना पैसा सेलेक्ट किया, जो भी अमाउंट है अमाउंट हमारा कट जाता है और उसके बाद में हमारा सामान हमें वापस मिल जाता है और अपना कार्ड लेकर के चले आते हैं। फ्रेंड्स, इसी तरीके से एटीएम तो आप लोगों ने यूज ही किया होगा, उसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं अंडरलाइन पे। किसी यूजर को कंप्यूटर की बहुत अधिक जानकारी ना हो तो भी इसे सरलता से प्रयोग किया जा सकता है। इसका सीधा उदाहरण यह है कि फ्रेंड्स, हमारे गाँव में बहुत ही ज़्यादातर लोग अनपढ़ होते हैं, या अगर अनपढ़ नहीं भी हैं तब भी किसी ने 5th क्लास किया है तो किसी ने 8th क्लास किया है। हालांकि फ्रेंड्स, इन लोगों की पढ़े लिखे में गिनती नहीं आती है, हालांकि सिग्नेचर कर लेते हैं ये लोग, लेकिन फिर भी पढ़े लिखे में इनकी गिनती नहीं आती है। तो फ्रेंड्स, वो लोग भी आपने देखा होगा कि टच मोबाइल रखते हैं और उसे अच्छे से यूज करना जानते हैं, और इतना अच्छे से कि वो हमसे भी अच्छे से यूज करना जानते हैं। फ्रेंड्स, टच स्क्रीन का जो आविष्कार है वो इसका उद्देश्य सिर्फ यही था कि कम पढ़े लिखे लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम अपने आप खुद कर सकें, दूसरे के सहारे ना रहें, इसलिए इसका आविष्कार किया गया था। तो फ्रेंड्स, आप ये इमेज देख सकते हैं, चाहे आप ये तो कंप्यूटर का इमेज है, लेकिन आप चाहें तो इसे मोबाइल का इमेज मान लीजिए। और जिस तरीके से ये उंगली आपने देखी हुई है कि ये उंगली है, ये इसी तरीके से टच करके चलने वाली है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। बार कोड रीडर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बार कोड रीडर, ध्यान से पढ़िएगा, डेफिनेशन करता हूँ। बार कोड रीडर का प्रयोग प्रोडक्ट के ऊपर छपे हुए बार कोड को पढ़ने के लिए किया जाता है। किसी प्रोडक्ट के ऊपर जो बार कोड रीडर द्वारा उत्पादक की कीमत तथा उससे संबंधित सूचनाओं को प्राप्त किया जा सकता है। फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन अब इमेज देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स, ये है हमारा इमेज, ये है बार कोड। ये अक्सर करके हर प्रोडक्ट पे ये बना रहता है, लेकिन हमें नहीं पता रहता कि आखिर क्या है। फ्रेंड्स, इस जो लाइनें बनी हुई रहती हैं, इन लाइनों में उसका जो रियल MRP होता है, यानी जो उसका प्राइस होता है, वो इसमें छिपा रहता है और इससे संबंधित सूचनाएं भी इससे छपी रहती हैं। लेकिन बस बात यही रहती है कि उसे हिंदी या इंग्लिश में लिखने की बजाय बार कोडिंग में डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे पढ़ने के लिए जिस डिवाइस का यूज होता है उसे कहते हैं बार कोड रीडर। ये रहा आपका बार कोड रीडर। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, इसमें एक छोटी सी डिवाइस होती है, ज़्यादा बड़ी डिवाइस नहीं होती है। इसे हाथ से पकड़ करके, और इसमें ये जो उंगली रखी हुई है, ये यहाँ से हम प्रेस करते हैं बटन को तो एक लाइट निकलती है, जो कि लाइट इस बार कोड को पढ़ लेती है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि इसका यूज़ कहाँ होता है। तो इसका यूज़ होता है फ्रेंड्स शॉपिंग मॉल वगैरह में, आपने देखा होगा इसका यूज़ होता है। हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उससे पहले स्कैन करते हैं, वो लोग वो नहीं देखते हैं कि MRP कितनी लिखी हुई है, क्योंकि वो इसी से देख लेते हैं और ऑटोमेटिक कंप्यूटर में या उनका जो सिस्टम रहता है, जो भी उनका सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, उसमें ऑटोमेटिक उसका प्राइस आ जाता है। उन्हें देख करके प्रोडक्ट के ऊपर से टाइप नहीं करना पड़ता है। और फ्रेंड्स, जो भी हमारे पार्सल्स वगैरह आते हैं या डाकघर में जो भी मेरे काम रहते हैं, उन सभी चीज़ों पे बारकोड अंकित रहता है और उन सभी जगहों पे इसका यूज होता है। फ्रेंड्स, अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट है स्कैनर। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। ये कंप्यूटर के किसी पेज पर बनी आकृति या लिखी सूचनाओं को सीधे कंप्यूटर में इनपुट कराता है। इसका मुख्य लाभ यह है कि यूजर को सूचना टाइप नहीं करनी पड़ती है। फ्रेंड्स, अब तो खैर हम मोबाइल यूज़ करते हैं, तो कुछ भी देखा तो मैंने उसका फ़ोटो क्लिक कर लिया। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले हमारा स्कैनर ही हर जगह पे काम आता था।
कि देखो फ्रेंड्स ऐसा होता है स्कैनर, और स्कैनर में ये आपको जो जगह दिख रही है इसी में हम अपने किसी पेज को या फोटो को डाल देते हैं और स्कैन करते हैं, तो वो सीधा उसका इमेज जो रहता है वो मेरे सिस्टम में आ जाता है। फ्रेंड्स हालांकि मोबाइल यूज करते हैं हम लोग इमेज के लिए, तो ये सोच रहे होंगे कि अब तो स्कैनर पुराना हो गया। जी नहीं, स्कैनर पुराना नहीं हुआ है, क्योंकि स्कैनर का जो यूज रहता है वो हमारा ऑफिशियल जगहों पे रहता है और वहाँ पे हम मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते हैं। और अगर हम मोबाइल यूज़ भी करते हैं तो जो हमारा पेज का डायमेंशन वगैरह रहता है वो पूरा तरीके से सेट नहीं हो पाता है, और जब हम स्कैनर में डाल करके पेज को स्कैन करते हैं तो बिल्कुल फिट और जो भी उसका साइज़ चाहिए होता है उस साइज़ में आ जाता है, इसीलिए स्कैनर का हम यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स अब आगे बात करते हैं। आगे है हमारा OMR। फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ की OMR। OMR क्या होता है? तो फ्रेंड्स सबसे पहले जान लीजिए कि इसकी फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रीडर, और ये इंग्लिश में भी लिखी हुई है ऑप्टिकल मार्क रीडर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, CCC वगैरह जो आपके एग्ज़ाम होते हैं या जिसमें भी कंप्यूटर बेसिक पूछा जाता है किसी भी एग्ज़ाम में, तो उस कंप्यूटर बेसिक में ये क्वेश्चन जो है वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कभी भी पूछ दिया जाता है। फ्रेंड्स बात करें अगर CCC के एग्ज़ाम की, तो CCC के एग्ज़ाम में हर मंथ में किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। बात करते हैं इसके बारे में। यह ऐसा डिवाइस है जो किसी कागज़ पर पेंसिल या पेन के चिन्ह की उपस्थिति और अनुपस्थितियों की जांच करता है। फ्रेंड्स इसे अंडरलाइन कर लेते हैं। इसमें चिन्हित कागज पर प्रकाश डाला जाता है और परावर्तित प्रकाश को जांचा जाता है। जहां चिन्ह उपस्थित होगा कागज उसके भाग से परावर्तित प्रकाश की तीव्रता कम होगी, और OMR किसी परीक्षा की उत्तर पुस्तिका को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। इन परीक्षाओं के प्रश्न पत्र वैकल्पिक होते हैं। यानी फ्रेंड्स जितनी भी हम ऑब्जेक्टिव टाइप्स परीक्षाएं देते हैं सभी में हमें पेंसिल या पेन से गोले काले करने पड़ते हैं, और उन्हें पढ़ने के लिए जिस डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है वो होता है हमारा OMR यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये फ्रेंड्स दिया हुआ किसी कागज़ पर पेंसिल या पेन के चिन्ह की उपस्थिति और अनुपस्थिति को जांचता है। यानी फ्रेंड्स जो हमने सॉल्व किए हैं उन पे हमने गोला किया है, और जिन्हें नहीं सॉल्व किया है उस पर गोले नहीं किए हैं। तो फ्रेंड्स जब ये लाइट पड़ती है इस पेपर पे, तो जहाँ पे हमने गोला काला किया हुआ होता है वहाँ से प्रकाश कम परावर्तित होता है, बाकी जगहों से ज़्यादा परावर्तित होता है। ये है इसका काम करने का तरीका। अब फ्रेंड्स देखते हैं इसके बारे में। ये है हमारा ऑप्टिकल मार्क रीडर। फ्रेंड्स आप इसे देख सकते हैं, इस तरीके की हमारी एक सीट रहती है जिस पे हमें गोले काले करने रहते हैं, और इस तरीके से मशीन में जब इसे लगाते हैं तो ये कंप्यूटर के साथ में जुड़ी हुई मशीन होती है। ये कंप्यूटर में पूरा डिटेल दे देती है कि किस रोल नंबर के बच्चे का क्या नाम है और उसने कितने क्वेश्चंस किए हुए हैं, कितने सही हैं, कितने गलत हैं, और उनका पूरा रिजल्ट जो होता है वो ये मशीन डिक्लेयर कर देती है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अगली डिवाइस है OCR। फ्रेंड्स ये भी इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो फुल फॉर्म होता है अक्सर करके पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स इसे आप ध्यान रखिएगा कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर इसका फुल फॉर्म होता है, यानी OCR का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। अथवा OCR एक ऐसी तकनीक है जिसका प्रयोग किसी विशेष प्रकार के चिन्ह, अक्षर या नंबर को पढ़ने के लिए किया जाता है। इन कैरेक्टर को प्रकाश स्रोत के द्वारा पढ़ा जाता है। यानी फ्रेंड्स बिल्कुल OMR की तरह ही ये काम करता है। लाइट पड़ती है और परावर्तित होती है, उससे पढ़ लिया जाता है। OCR उपकरण टाइपराइटर के छपे हुए कैरेक्टर, कैश रजिस्टर के कैरेक्टर, क्रेडिट कार्ड के कैरेक्टर पढ़ लेता है। OCR के फ्रंट कंप्यूटर में संग्रहित रहते हैं। यानी OCR के जो फॉन्ट्स होते हैं जिन्हें हम फॉन्ट्स को यूज करते हैं, नॉर्मली तो हम फॉन्ट्स का यूज करते हैं कि किसी भी चीज़ को लिखा हुआ है तो उसे थोड़ा स्टाइलिश बनाने में यूज करते हैं, उसी फॉन्ट की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, जिन्हें OCR स्टैंडर्ड कहते हैं। और उसी तरीके से OCR के जो फॉन्ट होते हैं वो कुछ अलग होते हैं और उन्हें OCR स्टैंडर्ड कहते हैं। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दे दीजिएगा कि जो मतलब OCR के जो फॉन्ट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें OCR स्टैंडर्ड कहते हैं, उन्हें OCR स्टैंडर्ड कहते हैं। फ्रेंड्स ये आप इमेज देखिएगा, ये है OCR की इमेज। ये फ्रेंड्स एक पेन की तरह होता है और जितने कैरेक्टर के ऊपर हम पेन को जैसे चलाते हैं उसी तरीके से इसको रगड़ करके जितना आगे ले जाते हैं ये कंप्यूटर में उतना डेटा संग्रहित कर देता है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। अगला है हमारा ATM।
आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे एटीएम किस एटीएम की बात कर रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स अब आपको कन्फ्यूजन सिर्फ इसमें होगा कि एटीएम तो पैसे देता है तो आउटपुट होना चाहिए, तो इनपुट क्यों हुआ? तो फ्रेंड्स मैं उसके बारे में बात करता हूँ। देखिए, स्वचालित मुद्रा यंत्र यानी एटीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, और उसे अगर हिंदी में बात करें तो होता है स्वचालित मुद्रा यंत्र। ऐसा यंत्र जो हमें प्रायः बैंकों में, शॉपिंग मॉल में, रेलवे स्टेशन पर, हवाई अड्डों पर, बस स्टैंड तथा अन्य महत्वपूर्ण बाजारों तथा सार्वजनिक स्थानों पर मिल जाता है। एटीएम की सहायता से आप पैसे जमा भी कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं और बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। एटीएम की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध रहती है। तो फ्रेंड्स अब इसका देख लेते हैं इमेज। उस एटीएम को आप सभी लोग जानते होंगे, इसको कुछ लोग नहीं जानते होंगे, तो इसलिए मैंने इस इमेज को यहाँ पर डाला है। फ्रेंड्स ये इमेज जो है ये आपका एक तरीके से एटीएम ही होता है, लेकिन इसका यूज कहाँ होता है? अक्सर करके आपने बैंक में देखा होगा, जब हम कार्ड से पैसे जमा करने जाते हैं, यानी पासबुक से नहीं, कार्ड से, वो चाहे मेरा ग्रीन रेमिट कार्ड हो और चाहे मेरा एटीएम कार्ड हो, चाहे डेबिट कार्ड हो, जब हम उससे इसे पैसे जमा करने जाते हैं तो जो देखिएगा फ्रेंड्स, ये जो कार्ड लगा हुआ है, इस तरीके से हम इसे कार्ड को मशीन में इनपुट कराते हैं और उसके बाद में मेरी डिटेल इसमें आ जाती है। जो स्क्रीन इसमें बनी हुई है, इसमें मेरी स्क्रीन में आ जाती है, उसमें बताता है कि कितने पैसे आपको जमा करने हैं, आपको टाइप करना है। और फ्रेंड्स यहाँ से ये जो लाइन मैं खींच रहा हूँ, यहाँ से एक आपकी 2 पर्ची निकलती हैं जिसमें लिखा रहता है कि आपने कितने पैसे जमा करने हैं। और वो पर्ची जब आप ले करके कैशियर के पास जाते हैं तो फ्रेंड्स वो पर्ची आपकी जो है वो बैंक की पासबुक का काम करती है, और वो दोनों पर्चियाँ ले करके आपसे अमाउंट ले लेता है और जमा कर लेता है, और उसके बाद में आपको उन्हीं पर्ची में से एक पर्ची रख लेता है और दूसरी रिसीविंग के तौर पे आपको दे देता है। तो फ्रेंड्स अब आगे बात करते हैं अगली डिवाइस के बारे में। तो अगली डिवाइस है MICR। ये भी फ्रेंड्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिवाइस है, इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये डिवाइस भले ही कुछ कम ज़रूरी हो, लेकिन इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स जानते हैं इसके बारे में। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये इसका फ्रेंड्स नाम है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। कहीं कहीं पर फ्रेंड्स इसमें रिकॉग्निशन ना हो करके रीडर आ जाता है। तो फ्रेंड्स जहाँ पर आपके ऑप्शंस में रिकॉग्निशन ना दिया हो, वहाँ पर आप रीडर पे क्लिक अगर कर देते हैं तो वो भी आपका बिल्कुल सही होगा। लेकिन जहाँ पर आपका रिकॉग्निशन और रीडर दोनों दिया है, वहाँ पर आपको रिकॉग्निशन पर ही क्लिक करना है। ये मैं आपको बात बता देता हूँ, ये बहुत ही कम आप लोगों को जानने को मिलेगा, क्योंकि सारे लोग इस बात को नहीं बताते हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। व्यापक रूप से बैंकिंग में प्रयोग होता है इसका, जहाँ लोगों को चेक की बड़ी संख्या के साथ में काम करना होता है। इसे संक्षेप में MICR कहा जाता है, यानी शॉर्ट फॉर्म में। और MICR का प्रयोग चुंबकीय स्याही यानी मैग्नेटिक इंक जो होती है, उससे जो छपाई होती है, यानी उससे जो लिखा गया है, उन कैरेक्टर्स को पढ़ने के लिए किया जाता है। क्या मशीन तेज व स्वचालित होती है, साथ ही इसमें गलतियां होने के अवसर बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। यानी फ्रेंड्स अगर मैंने इनपुट ही गलत दे दिया तब तो आंसर गलत आएगा ही हमारा, यानी रिजल्ट मेरा गलत आएगा। लेकिन अगर मैंने इनपुट सही दिया है तो रिजल्ट मेरा बिल्कुल सही आएगा, 110%। फ्रेंड्स देखते हैं इसके बारे में। ये रही हमारी मशीन, जिसे हम MICR बोलते हैं। फ्रेंड्स ये इस तरीके से मशीन रहती है, और इसमें जो ब्लू कलर का लगा हुआ है पेपर, यही मेरी चेक है। और इस पे जो कैरेक्टर्स लिखे होते हैं, जो कोड वगैरह लिखे रहते हैं, जो सीरियल नंबर्स लिखे रहते हैं, वो सारे के सारे मैग्नेटिक इंक से लिखे जाते हैं, और उन्हें पढ़ने के लिए इस मशीन का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये था आपका लास्ट इनपुट डिवाइस। इसी के साथ में हमारा आज का वीडियो ख़त्म होता है और इनपुट डिवाइसेस का भी चैप्टर ख़त्म होता है। तो फ्रेंड्स आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और फ्रेंड्स अगर अच्छा लगता है तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा पॉइंट अच्छा लगा है, और अगर आपको इसमें कोई गलतियां लग रही हैं फ्रेंड्स तो बिल्कुल बताइएगा, मैं अगले वीडियो में उसका सुधार करके दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।